फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के हिंदी की क्लास के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इस पहले का जो चैप्टर था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार फिर से यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ओवरऑल वो कैपिटल का स्ट्रक्चर जिसमें आपने बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उसको इंक्लूड किया है, जिसमें हमारा समतांश यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, आपके रिजर्व्स और इसके साथ साथ आपके ऋण जो आपने लोन लिया है कहीं से भी, वो आपका इसमें इंक्लूड है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक बार आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजीकरण द्वारा निर्धारित पूंजी की मात्रा में विभिन्न प्रतिभूतियों के पारस्परिक अनुपात को निर्धारित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना पोर्शन हमें डेट का रखना है, कितना हमें इक्विटी शेयर का रखना है, कितना प्रेफरेंस शेयर का रखना है और कितने हमारे जनरल रिजर्व्स होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको रेशियो यहाँ पे बनाना होगा कि कितना कितना हमें कौन सा रेशियो रखना है किस पोर्शन में। उस पूरे पोर्शन को या पूरा जितना भी हमने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं वो सारे ओवरऑल हमारे मिलके कहलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और इन सब का मिश्रण ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी क्लेवर भी बोलते हैं। वेसल ने एक डेफिनेशन दी है पूंजी संरचना यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो शब्द है वो हम व्यावसायिक उपक्रम में प्रयुक्त कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों से होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमने अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड जो है रेस किए हैं वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में जर्नल इक्विटी शेयर्स है, जर्नल फंड है यानी कि रिजर्व भी बोल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर है हो गया और आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहला गया है। ठीक है, अब आता है संतुलित पूंजी संरचना। यानी कि अभी हमने पहले भी आपने देखा होगा, हमने बात की थी अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे बात की गई है बैलेंस्ड और ऑप्टिमम। यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ना वो आपके फर्म के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा ना आपकी फर्म के अकॉर्डिंग कम होगा। यानी कि जितना आपके बिजनेस को एक कैपिटल की जरूरत है वो उतना ही आप इन्वेस्ट करेंगे, ना आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आपने कर दिया तो ब्लॉक हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, और अगर आपने कम किया तब भी आपके बिजनेस से आप सही से काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका फंड कम है तो वो अच्छे से आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब हम बैलेंस्ड की बात करते हैं कि बैलेंस्ड क्या होती है, किस तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी कंपनी के लिए बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए, बैलेंस्ड जो हमारा संतुलित पूंजी संरचना का आशय एक अनुकूलतम पूंजी संरचना है, यानी कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम हो वो। वॉकर ने एक डेफिनेशन दी है, अनुकूलतम पूंजी संरचना एक ऐसी प्रतिभूति मिश्रण है जो फर्म की पूंजी की लागत को न्यूनतम तथा फर्म के मूल्य को अधिकतम करता है। यानी कि पूंजी की लागत यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो तो आपका कम से कम हो, लेकिन जब आप अपने फर्म से अर्निंग करें वो आपका ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि आपको एक ऐसे फंड को रेस करना है जिसको आप अपने फर्म में कम से कम इन्वेस्ट करें, यानी कि आपका खर्चा कम से कम हो लेकिन उससे आपकी जो अर्निंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, वो आपका कहलाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए करते हैं, जैसे कि समता पर व्यापार जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, पूंजी दंतीकरण हो गया, उत्तोलन विश्लेषण हो गया और पूंजी की लागत। ये 4 मेथड है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये सारे मेथड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा समता पर व्यापार जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। देखिए, ऋण पूंजी के आधार पर व्यापार करना समता पर व्यापार कहलाता है। यानी कि आपने इक्विटी के बेसिस पर आप अपने बिजनेस को वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपने जितना भी फंड रेज किया है वो इक्विटी के बेसिस पर किया है, तो वो आपका कहलाता है समता व्यापार। ठीक है, या समता पर व्यापार, यानी आपने यहाँ पर क्या लिया है, लोन लिया है। गेस्टनबर्ग ने इसकी एक डेफिनेशन दी है, जब एक निगम अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण लेकर भी अपने नियमित व्यापार का संचालन करती है तो वह समता पर व्यापार। यानी कि आपने अपनी जो आपकी शेयर कैपिटल है उसके साथ साथ आपने लोन भी लिया है पब्लिक से, तो ये यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा कि आप अपना बिजनेस
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही वाले जो मैंने आपके फॉर्मूले बताए थे वो यहाँ पर लागू होंगे, जैसे कि अर्निंग रेट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपका अगर लेस ग्रेटर देन नॉर्मल रेट ऑफ है तो आपका होगा पॉजिटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और अगर आपका जो अर्निंग है वो आपके नॉर्मल से कम है तो आपका हो गया नेगेटिव। आप खुद सोचिए, नॉर्मल रेट से अगर आप कम अर्न कर रहे हो तो नेगेटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रहेगा, और अगर आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो आपका पॉजिटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि जीरो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि अर्निंग भी उतनी हो रही है जितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि आपकी जितनी भी अर्निंग हुई है उसमें से पहले आप टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी अर्निंग होगी उसमें से आप टोटल कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपका वहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल की यहाँ पर बात करें तो आप खुद सोचिए, इक्विटी शेयर कैपिटल पर आपका अर्निंग रेट निकालना है तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने हैं वो चाहिए, या टोटल अर्निंग अवेलेबल, यानी कि आपके पास कितना अमाउंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए वो, प्लस आपको एक वो भी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी टोटल कितनी है, दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका अर्निंग रेट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगा कि अर्निंग इक्विटी शेयर जो थे वहाँ पर वो इक्विटी शेयर कैपिटल जो था उस पर अर्निंग रेट हमारी कितनी है, ठीक है। जब आप टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आता है कैपिटल गेनिंग, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, कैपिटल गेनिंग रेशो आपने पढ़ा होगा। देखिए इस पर यहाँ पर गेनिंग शब्द का प्रयोग कंपनी बेसिकली यहाँ पर जो इसकी शेयर कैपिटल होती है वो एक फिक्स्ड ब्याज वाली सिक्योरिटीज के माध्यम से यहाँ पर उसको बताया जाता है, यानी कि जो कैपिटल गेनिंग रेशो जो है यहाँ पर एक फिक्स्ड इसकी एक जो इंटरेस्ट होती है वो यहाँ पर इसको बताती है, यानी कि आपने अपनी शेयर कैपिटल पर एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया कि हाँ इतने परसेंट इंटरेस्ट वाली ये सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। जेबेटी के अनुसार यह वह अनुपात है जो साधारण अंशों की कुल राशि का पूर्वाधिकार अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी के बीच होता है। कार की स्थिर गति पूंजी दंतीकरण के उच्च दंतीकरण का द्योतक है, यानी कि द्योतक का मतलब होता है वहां पर वो उसका चिन्ह है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा रेशियो है जो आपकी जो जर्नल शेयर्स होते हैं उनकी जो भी राशि है और जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट, साथ में जो आपकी जो लोन कैपिटल है, जो भी आपने डेट कैपिटल ली है उसके बीच का जो अंतर होता है वो आपका ये बताता है, ठीक है। कैपिटल गेयरिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि एक कैपिटल गेयरिंग रेशो का एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, यानी कि जो आपकी जो बेयरिंग कॉस्ट निकल कर आई है बेयरिंग कैपिटल पर और जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है बेयरिंग कैपिटल के ऊपर, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका नॉर्मल कैपिटल गेनिंग रेशो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, आप पढ़ सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन फिर भी कैपिटल गेनिंग रेशो की बात करें तो इतना एग्जाम में इतना डीप नहीं आएगा आपके, क्योंकि लास्ट अगर हम 5 ईयर के क्वेश्चन देखें तो उसमें तो नहीं पूछा गया, उससे पहले पूछा गया था। तो अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है लिवरेज। लिवरेज भी इसमें बस आपको फॉर्मूलेस पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा लिवरेज में नहीं पूछा जाता, तो आप बस इतना समझ लीजिए लिवरेज जो होता है वो आप इसका मतलब होता है कि आप किसी भी आप इसमें पावर या लिवरेज से अभिप्राय आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज हो गया, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उसमें कितनी पावर है उसको करने की, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तोलक या लीवर शब्द का अर्थ, इसको लीवर हिंदी में कहा गया है, लिवरेज बोलते हैं, का आशय शक्ति या बल को लगाना तथा उत्तोलन या लिवरेज शब्द का अभिप्राय शक्ति का क्रियात्मक लाभ अर्थात प्रभावशीलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि लीवर आपने देखा होगा, लीवर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को आप बल लगाते हैं, फोर्स करते हैं उसको। सेम यहाँ पर लिवरेज का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जो भी आपने
कार्य कर रहे हैं या जो भी लिवरेज है आपका, उसको ये क्रियात्मक लाभ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि उसको और भी प्रभावशाली बना रहे हैं, तो वो हमारा लिवरेज कहलाता है। लिवरेज हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज। जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा निकल कर आता है कंबाइंड लिवरेज। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? सोलोमन इज़रा के शब्दों में समता अंशधारियों को मिलने वाली प्रत्याय दर का कुल पूंजीकरण की प्रत्याय दर के साथ अनुपात उत्तोलन कहलाता है। उत्तोलन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 हो गया, कहीं-कहीं आपको 2 तरह के भी मिलेंगे। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 3 होते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 होते हैं और जो अदर है वो होता है हमारा कंबाइंड लिवरेज, ठीक है? फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की डेफिनेशन आप मत पढ़िए, इतना नहीं पूछा जाता, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज का। इसका फॉर्मूला बनाते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा, और ईबीआईटी हम निकालेंगे जो हमारा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो हमारा ईबीआईटी निकल कर आ जाएगा, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? इसकी डिग्री भी पूछी जा सकती है, तो डिग्री होती है हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज की परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और ओपी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी कि ईबीआईटी के परसेंटेज में जो भी चेंज है उसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स की परसेंटेज में चेंज से, ठीक है? तो हमारी डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज की निकल कर आ जाएगी। तो इनके फॉर्मूले जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, मीनिंग इतना नहीं आता और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ये हमारे जितने भी फाइनेंस के सोर्स होते हैं उनको एक तरह से गतिशील करता है, उनको प्रभावशाली बनाता है, यानी कि कितना हमारे फर्म के अंदर या फिर हमारे बिजनेस के अंदर फर्म की हम ये बोल सकते हैं शक्ति है या बल है, हमारे पास कितना फंड की अवेलेबिलिटी है, ये हमें बताता है। फाइनेंशियल लिवरेज को हम बोल सकते हैं ईबीआईटी, जो हम डिवाइड करेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट से तो हमारा निकल कर आए, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, ईबीआईटी में से माइनस कर दिया इंटरेस्ट, यानी कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हम करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज निकल कर आ जाएगा। ईबीआईटी आपको पता है, अब ईबीटी भी आपको पता चल गया, ठीक है? या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ईबीआईटी और ईबीटी और पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, तो वही है सेम, इसकी भी डिग्री इसी तरह निकालते हैं, जो ईबीआईटी के परसेंटेज में जो भी चेंज होगा ईबीटी के परसेंटेज ऑफ चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है? थर्ड आता है कंबाइंड ऑन कंपोजिट लिवरेज। बहुत सिंपल है इसको निकालना, ऑपरेटिंग और लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों को डिवाइड कर दो, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कंबाइंड लिवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, क्योंकि देखो इसमें आपने क्या देखा, ये ऊपर ईबीआईटी था और ये था, यानी कि देखो फनी ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा क्या था, देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज था हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है? फाइनेंशियल लिवरेज था हमारा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो देखिए ईबीआईटी और ईबीआईटी कट गया, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो हमारा निकल कर आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज। या फिर आप, अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे आप इजीली कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की, तो ये भी हम ऐसे ही निकालेंगे। अगर हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है? वहाँ से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दोनों आपस में कट गए, बचा हमारे पास ईबीटी और सेल्स, तो यहाँ पर हम इससे डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है?
तो आई होप ये सिंपल था कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। ईबीआईटी और ईबीटी का कॉन्सेप्ट, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, सेल्स हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके बस फॉर्मूले पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़िए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपने कॉस्ट लगाई है या जो भी आपने विनियोजित करी है अपनी, उसकी टोटल कितनी कैपिटल निकल कर आ रही है, ठीक है। जैसे कि पूंजी प्राप्ति के किसी साधन से मिलने वाली शुद्ध धनराशि तथा उसके ऊपर इस संबंध से पड़ने वाले दायित्व के पारस्परिक अनुपात को पूंजी का अनुपात कहते हैं। यानी कि आपने जो भी इन्वेस्ट करी है उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और जो आपने इन्वेस्ट करी थी उस पर आपकी कितनी लायबिलिटीज बन रही है, इन सब का रेशियो हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मिल्टन एच स्पेंसर ने कहा है, पूंजी का लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसमें एक फर्म कोई विनियोग करने के लिए एक शर्त के रूप से मांग करती है, ठीक है। यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है किसी फर्म के अंदर कैपिटल या कॉस्ट, तो वहां से आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, किस परसेंटेज से आपको रिटर्न मिल रहा है उस कैपिटल पे, वो आपकी कहलाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं: ऋण पूंजी की लागत, पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत और समता अंश पूंजी की लागत, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इतना डीप नहीं बता रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आता और मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना चाह रही, इसलिए ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा वो देखिए, यहाँ पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पता होना चाहिए बस। उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, इन तीनों के फॉर्मूलेस पर बस। इनके मीनिंग भी आपको नहीं करने हैं, मीनिंग बिल्कुल नहीं आते, इनके फॉर्मूलेस बहुत पूछे जाते हैं, बस और बस फॉर्मूलेस करने हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस है इन थ्योरी को, इस चैप्टर को कराने का, कि आप इसमें से बस जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है बस आप उस पर फोकस करें। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना आना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना आना है और कंबाइंड लिवरेज आपको निकालना आना चाहिए। सिर्फ ये तीन चीज़ आप कर लीजिए, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपकी हो जाएंगी। इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो वहाँ पर आपको ये निकालना होगा कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप बस इनके फॉर्मूलेज नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।